हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स हब। मैं हूं नटवर पारा सर। स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स चैनल एनपी मैथ्स हब पे। आज अपना आरबीएससी का जो पहला चैप्टर है 10th का मैथ्स का, जो कि है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं और उसका बेसिक बहुत अच्छे से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th आरबीएससी हिंदी मीडियम। तो क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का, आधारभूत प्रमेय या यूं कह दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, इसी पर आधारित है अपनी प्रश्नावली 1.2। क्या कहती है, किसी भी भाज्य संख्या को, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने 24, ठीक है, या मैं छोटा एग्जांपल लूं, चलो 24 ही ले लेते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और वो अद्वितीय होगा। जैसे कि 24 में आपने क्या किया, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहा तो 2 का भाग 24 में 12 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। तो आप ये लिख सकते हैं 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आप देख सकते हैं कि इस 24 जो कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसको आपने क्या किया, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और वो अद्वितीय है। अब इसके अलावा आप कोई भी नंबर के रूप में, कोई अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको नहीं लिख सकते। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि इसको अपन 2 × 2 को अपन 4 बना ले, तो ये जब 4 बन जाएगा तो वो एक अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो यही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3। फॉर एग्जाम्पल 10 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 5। फॉर एग्जाम्पल 15 है तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 5। तो ये जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको आपने अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा है और ये क्या है, ये अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय ये। तो इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। यही क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसी पर बेस्ड अपनी पूरी एक्सरसाइज है, जिसमें अपन क्या करेंगे, कोई भी संख्या जो दे रखी है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल 5 से। क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए 4 की घात n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्या n के किसी मान के लिए 4 की घात n कभी शून्य पर समाप्त होगा? यानी कि n का मान आप जैसे आपने 1 लिया तो 4 की घात 1 का मान कितना आया, 4। n बराबर 1 लिया, n बराबर 2 लेने पर 4 की घात 2 का मान कितना आया, 16। तो इनका इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है, 4 और 6 आया। तो क्या n का मान कोई ऐसा हो सकता है जहां यहां पर इकाई का अंक क्या है, 0 आए, यानी कि ये शून्य पर समाप्त हो? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो अपना बेस है, आधार है 4, उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपने क्या पाया, 2 × 2, या मैं इसको 2 की घात 2 भी लिख सकता हूं, या मैं इस 4 की घात n को मैं, देखिए 4 को आपने लिख दिया 2 की घात 2 और ऊपर घात n है, तो आप कह सकते हैं 2 की घात 2n। ठीक है, तो आप ये देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। अब यहां एक बात समझना, रूप में नहीं है। देखिए
अगर कोई संख्या 0 पर एंड होना चाह रही है, क्या होना चाहिए, 0 पर, तो क्या रूल है कि वो जो संख्या 0 पर कब एंड होगी, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5, यानी कि यहां अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ही वो संख्या किस पे एंड हो सकती है, 0 पर एंड हो सकती है। लेकिन जो 4 का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, चूंकि किसी संख्या का 0 पर समाप्त होने का तात्पर्य है कि वह 5 से विभाजित होगी। भाई वो 0 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो 5 से विभाजित हो रही है, यानी आप कह सकते हो 5 अभाज्य गुणनखंड होगा, 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा, उसमें 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, लेकिन 4 में अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। 4 की घात n को आपने लिखा 2 × 2, उसकी घात n लगा दी, तो 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप में है, केवल 2 के गुणज के रूप में है, उसमें गुणा में 5 नहीं है। चूंकि आप चाहते हो कि ये 0 पर समाप्त हो, तो 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनफल में क्या होना चाहिए, 5। 0 पर समाप्त हो रहा है, इसका मतलब उसमें 5 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 5 कहीं गुणनखंड के रूप में नहीं है। इसका मतलब चाहे n का मान आप कुछ भी ले लीजिए, n जहां पे प्राकृत संख्या है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो आपके प्रश्नावली 1.2 का 5वां क्वेश्चन, 1.2 क्वेश्चन नंबर हम 5 अगर डिस्कस करें यहीं पे, तो वहां पर दे रखा है कि क्या 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त होगा। यहां प्रश्न है अपने लिए कि क्या 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त होगा, तो आप उसके लिए क्या बताएंगे, सेम वही प्रोसेस हो जाएगी कि 6 को आप 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है, 5 वहां पे उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, लेकिन बहुत ही आसान है। 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसमें आप ये लाइन भी जोड़ सकते हैं ना, ठीक है, ये वाली लाइन और ऐड कर देना। यहाँ पे क्या है कि किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए उसको 5 से विभाजित होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही आसान है, दे रखा है 6 और 20, इनका आपको HCF और LCM निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 6 का ये जो अभाज्य गुणनखंड है ना, ये वास्तव में
अंकगणित की जो फंडामेंटल थ्योरम है, आधारभूत प्रमेय, उसी के आधार पे होता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्यिक संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। तो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 20 में सबसे पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 का भाग 20 में 10 बार, फिर से 2 का भाग 10 में 5 बार और 5 का भाग 1 बार। तो आप कह सकते हैं 6 बराबर 2 × 3 और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 की घात 1। क्लियर है? 2 की घात कितनी है? 2 बार। तो जब आपको HCF लिखना हो तो उसका क्या रूल है, जो मिनिमम पावर है उसी को लेना है। तो यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मिनिमम पावर कौन है? 2। फिर देखिए 3 की घात 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो जब नहीं हो तो हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसी को लेना है, तो ना तो 3 ले पाएंगे और ना 5 ले पाएंगे, तो इसका HCF 2 आ जाएगा। उसके बाद LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसके लिए क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है उसे लेना है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 ले लीजिए। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 1 है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, तो जो है उसी को लेना है। 5 यहाँ है, ऊपर नहीं है, लेकिन अपने को 5 लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 को 3 से गुणा करो 12, 12 को 5 से गुणा करो तो 60। तो ये हो जाएगा इसका LCM, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। इसको कहते हैं मैसेप है और इसे कहते हैं लेसेप। समझ में आ गया अच्छे से? एग्जाम्पल 7 डिस्कस करते हैं। कॉपी पेन लेके साथ में नोट करते जाना। 7वां दे रखा है 96 और 104 का आपको LCM और HCF निकालना है। 96 और 404 का मैसेप है व लेसेप है। ये तो बिल्कुल आसान है, जैसा हमने ये किया ठीक उसी प्रोसेस से। 96 का सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 9 में 4 बार, 4 दूनी 8, यहाँ पर है 9, पीछे रह जाएगा 1। 1 के आगे आपने 6 सब्स्टिट्यूट किया, 6 रखा तो 16 हो गया। 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 का भाग 2 बार, यहाँ पर 4 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 96 को 2 गुणा, इस रूप में लिखे। यहाँ देखिए 2 का 1 2 3 4 5, तो 2 की घात आप कितनी लिख सकते हैं? 5, और गुणा में क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक इसी प्रकार से 404, इसमें भी इकाई का अंक 4 है, तो किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, शेष पर कुछ नहीं रहेगा। फिर अगला अंक आ जाएगा 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, फिर से 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, शेष पर कुछ नहीं रहा। 2 का भाग 0 में 0 बार, क्योंकि अभी एक संख्या पड़ी है इसलिए अपन पॉइंट यूज नहीं करेंगे, सीधा 0। फिर 2 का भाग 0 में 0 बार, शेष पर कुछ नहीं रहा। 2 का भाग 2 में 1 बार, और 101 जो है वो एक अभाज्य संख्या होती है, तो 101 का भाग 101 में 1 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 404 बराबर 2 की घात 2 इंटू 101। तो आप क्या निकाल सकते हैं इसका? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मैसेप है, वो लेके आ जाएगा। जो न्यूनतम घात है, नाम देखो महत्तम समापवर्त्य, हाईएस्ट कॉमन, तो कॉमन कौन है? जो न्यूनतम घात है, तो 2 की घात 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 की घात यहाँ है पर यहाँ नहीं, तो कॉमन नहीं है तो नहीं लेना है। 101 को भी नहीं लेना है, तो आपका 2 की घात 2 यानी कि 4 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से लेसेप है, वो क्या हो जाएगी? अधिकतम घात जो है उसी को लेना है। तो 2 की घात 2 और 5 में अधिकतम घात कितनी है? 2 की घात 5। फिर 3 की घात 1 को भी लेना पड़ेगा और 101 की घात 1 को भी लेना पड़ेगा। घात 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार लिख दिया मैंने। फिर ये 3 इंटू 101, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 101 को 3 से गुणा करो तो 303 आ जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 32 को 3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 96, हासिल का 9। फिर यहाँ 0 है तो हासिल वाला यहाँ रख जाएगा। फिर 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96, तो ये आ जाएगा लैसेपे। तो यानी कि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका मैसेपे और लैसेपे निकाला है। ठीक है, अब एक नया यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपने दो संख्याएं और उसके साथ आपको एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम निकालना है, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यहाँ फॉर्मूला ले लें, उसके बेस पर अपना एक क्वेश्चन भी है और एग्जाम में आता भी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का लैसेपे गुणा उन दोनों संख्याओं का मैसेपे। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपने यहां तक काम किया हुआ है, यहां तक, यानी कि आपके पास पहली संख्या कितनी है 96 96, दूसरी संख्या कितनी है 404। लैसेपे अभी आपने नहीं निकाला मान लीजिए, और दोनों का मैसेपे कितना निकाला आपने 4, तो लैसेपे अभी भी आपको निकालना है, गुणा मैसेपे हम निकाल चुके वो है 4। तो कुल मिलाकर हमारे पास दो संख्याएं हैं A और B, ये है आपका एलसीएम और ये है एचसीएफ। तो 1 2 3 4 इन चार पदों में पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, और आपको केवल क्या निकालना है, लैसेपे या एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 4 का भाग दे देंगे। 96 इंटू 404 में 4 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो क्या जाएगा, देखो लैसेपे 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 101 बार जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार 0, और 4 का भाग 4 में एक बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। 96 को 1 से गुणा किया तो 96, हासिल का 9। 96 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर ये हासिल का 9 यहाँ आ गया। 96 को 1 से गुणा किया तो 96, ये आ गया लैसेपे। तो चाहे आप इस विधि से करें या इस विधि से, आप ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं। एग्जाम में इस फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब अपनी प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है। बहुत ही आसान, सिंपल दे रखा है कि 140, इसका पहला भाग है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 140 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 14 कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 दूनी 14, पीछे कुछ नहीं रहेगा, 0 को वैसे लिख लीजिए। फिर 2 का भाग 7 में 3 बार, 3 दूनी 6, यहाँ पर है 7, तो पीछे रह जाएगा शेष पल 1, आगे 0, 10 हो जाएगा ना। 2 का भाग 10 में 5 बार, फिर 5 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो आप लिख सकते हैं 140 को 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, सेकंड 156 दे रखा है, इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे 156, 2 का भाग 7 बार, 7 दूनी 14, पीछे बचेगा 1, आगे है 6, 16 हो गया, तो 8 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 7 में 3 बार, पीछे यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 8 है तो 18 हो गए। 2 का भाग 18 में 9 बार। फिर ये 39 जो है ना, इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, क्योंकि देखो उन दोनों अंकों का जो योग है, सम ऑफ द डिजिट, 9 + 3 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 3 का भाग 12 में जा रहा है, तो 39 में भी जाएगा। 3 का भाग 3 में एक बार और 9 में 3 बार। फिर 13 एक अभाज्य संख्या आ गई।
तो 13 का भाग 13 में एक बार। तो 156 को आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका तीसरा भाग जिसमें दे रखा है 3825 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इकाई का अंक 5, 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग कीजिए, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। अंकों का योग 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 8 में 2 बार, 3 दूनी 6, पीछे यहाँ रह जाएंगे 2, 2 के आगे 2 लगने से ये हो जाएगा 22। तो 3 का भाग 7 बार, 7 3 21, तो पीछे रह जाएगा 1 और आगे है 5, 15 हो जाएंगे। 3 का भाग 15 में 5 बार। फिर से आप अंकों का योग कीजिए, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। फिर से 3 का भाग 15 में जा रहा है, तो इस संख्या में भी जाएगा। 3 का भाग 4 बार, 3 चौक 12, 3 का भाग 2 बार, 3 दूनी 6, यहाँ पर है 7, पीछे कितना बचेगा 1, आगे कितना है 5, 15 हो जाएगा। 3 का भाग 5 बार। फिर अंकों का योग कीजिए, 5 और 2 7 और 4 11। अब 3 का भाग नहीं जा रहा, तो किसका ट्राई करेंगे हम 5 का, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, तो निश्चित रूप से 5 का भाग पूरा जाएगा। 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, तो ये 42 इकट्ठा कर लीजिए। 5 का 8 बार, 8 पंजे 40, यहाँ पीछे रह गया 2, 2 के आगे 5, 25 हो गया। तो 5 का भाग 5 बार। फिर से 5 का भाग 8 में एक बार, यहाँ शेषफल हो जाएगा 3, 35, तो 7 पंजे 35। फिर 17 एक अभाज्य संख्या आ गई, तो 17 का भाग 17 में एक बार। तो आप लिख सकते हैं 3825 को इस प्रकार 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, सॉरी यहाँ पे 17 गुणा 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है? अब हम शुरू करेंगे इसका फोर्थ भाग, 5005। इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहले देखिए, इकाई का अंक 5 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग 5 और 5 10 हो रहा है, तो 3 का भी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ हम भाग देंगे 5 का। 5 का भाग 5 में एक बार, 5 का भाग 0 में 0, फिर 5 का भाग 0 में 0 बार, 5 का भाग 5 में एक बार। अब इकाई का अंक 1 है, तो 5 का भी भाग नहीं जाएगा। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 7 है। तो देखते हैं 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 का भाग 10 में एक बार, यहाँ पीछे शेषफल रह जाएगा 3। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए आपको। 3 के आगे 0, ये हो जाएगा 30। तो 30 में 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए तो पीछे बचे 2, 2 के आगे 1, ये हो गया 21। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, अब 7 का भाग फिर से आप नहीं दे सकते, क्योंकि 7 का भाग देखिए 14 में जाएगा, फिर आगे 3 में नहीं जाएगा। तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या जो है 11 का भाग इसमें जा रहा है। तो 11 का भाग 14 में देंगे तो एक बार, 11 एकम 11, पीछे 3 बचेंगे, 3 के आगे 3, ये 33 बन जाएगा। तो 11 का 3 बार, 11 3 33, और 13 फिर से अभाज्य संख्या आ गई, तो 13 का भाग 13 में एक बार। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। क्लियर है? अगला इसका 5वां भाग देखिए। इकाई का अंक 9 है, इसलिए यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 के लिए आपको अंकों का योग करना होगा। तो 9 2 11 और 4 15 और 7 22। तो इसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा है। उसके बाद 5, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, इस प्रकार से आपको सबका चेक करना है। तो इसमें जो सबसे पहली जो संख्या जाएगी जिसका भाग इसमें जाता है वो है 17। ठीक है, तो 17 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। आप करके देखिएगा, 17 का 4 बार, 17 चौक 68, यहाँ पर है, इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं
17 का भाग 4 बार, 17 चौक 68, पीछे कितने बजाएंगे 6, ऊपर से आएगा 2, 62, 17 का 3 बार, 17 × 51, पीछे बचेंगे 9, ऊपर से आया 9, यहाँ शेषफल 11 रहेगा, 62 में से 51 गए तो 11, और ऊपर से हासिल का आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो 17 का भाग 7 बार जाएगा, 17 × 7 करेंगे तो 119, शेषफल 0, यानी यहाँ पर 437 आया है। फिर अब 17 का भाग में जाएगा तो 17 से बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो 19, इसका भाग इसमें जा रहा है, कितनी बार गया 19 का 1 बार 2 बार, 19 दूना 38, तो यहाँ पीछे रह जाएगा 5 और 7 57, और आप जानते हो 57 में 19 का भाग 3 बार। उसके बाद किसका जाएगा 23 का, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7429 को क्या लिखेंगे आप 17 × 19 × 23 अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड करते हैं, जिसमें आपको दे रखा है 26 और 91, ये दो संख्याएं दे रखी है, इनका हमें लैसे मैसे पे यानी एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों निकालने हैं, और उसके बाद एक संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणा बराबर उनका लैसे पे गुणा उनका मैसे पे, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है। तो ये आपको संबंध पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाले, उसके बाद इस रिलेशन में रख करके सत्यता की जांच करनी है। तो 26 इसका अभाज्य गुण कौन हो जाएगा, 2 का भाग 13 बार और 13 का भाग 13 में 1 बार, तो आप लिख सकते हैं 26 को 2 × 13। इसी प्रकार से 91 को हम क्या लिखेंगे, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 10 हो रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का कितनी बार जाएगा 13 बार, 13 7 है 91, फिर 13 का भाग 13 में 1 बार, तो आप यहाँ 91 को 7 × 13 लिख सकते हैं। फिर जो मैं से पे है यानी कि HCF, वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में देखिए आप कॉमन कौन है 13, जो उभयनिष्ठ है वही HCF होता है, और लैसे पे यानी कि LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन जो अधिकतम घात है उसको लेना है। यहाँ 2 की अधिकतम घात 1 है, 7 की अधिकतम घात 1 है, चाहे ऊपर वाले में नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 की अधिकतम घात 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 7 14 × 13 गुणा कर ले, 14 एकम 14, 14 2 28, 14 3 42, 42 का 2 हासिल का 4, 14 का 4 1 से गुणा किया 14 और 4 18, 182 इसका क्या आ गया लैसे पे। अब यहाँ पर संबंध सत्यापित कर ले, पहली संख्या दे रखी है 26, दूसरी संख्या दे रखी है 91 और लैसे पे 182 और मैसे पे हमने निकाला है वो है 13। अब ये दोनों पक्षों का जो गुणा है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो इसको गुणा कर लीजिए, 26 को 1 से गुणा करेंगे, 26 यहाँ पे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 6 का 1 से गुणा किया, 6 × 9 54, 2 का 1 से गुणा किया 2, 9 दूनी 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 हासिल का 1, तो ये आया है 2366। ठीक इसी प्रकार से इस 182 × 13 ये भी सत्यापित कर लें, गुणा कर लें इनको, 13 का 3 दूनी 6, 8 3 24 हासिल का 2, 3 एकम 3 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13 हासिल का 1, ये भी कितना आया है 2366। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो संबंध है वो क्या हुआ सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। बहुत आसान है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस बेस पर जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन की जरूर अच्छी तैयारी करें।
एक तो कोई भी नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ सकते हैं, एक नंबर का जो पहला सेक्शन होगा इसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ सकते हैं, या उसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा सकता है, या इस संबंध के माध्यम से हमारे पास पहली संख्या, दूसरी संख्या, लेसेप है, मैसेप है, ये कितनी पद है? 4 पद है। इन 4 में से 3 आपको दे दिए जाएंगे और एक आपको पूछा जा सकता है, चाहे वो लेसेप पे पूछा जा सकता है और चाहे वो मैसेप है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। अब इसका सेकंड भाग, ये हमारा पहला था, सेकंड का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भाग, जिसमें आपको दे रखा है 510 और 92, 92। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 510 का भी अभाज्य गुणनखंड करें और 92 का भी करें 92 का। तो कितना आएगा? सबसे पहले 2 का भाग, 5 में 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ बच गया 1, आगे 1, 11 हो गया। 2 का भाग 5 बार, 2 पंजे 10, यहाँ पर 11 था तो 1 बच गया, फिर 10 में फिर में 5 बार, तो 2 का भाग कितनी बार गया? 255 बार गया। उसके बाद 2 का भाग नहीं दे सकते, 3 के लिए इनको अंकों का योग कीजिए, 5 5 10 और 2 12, तो 2 का नहीं 3 का जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 3 24, पीछे बचा 1, आगे 5, 15 हो गया। 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर 3 के भाग यहाँ पे 85 है तो 3 का भी नहीं जाएगा, फिर जा रहा है 5 का, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5 है। 5 का 17 बार कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी दे दो, 17 × 5 85। 5 का भाग 8 में 1 बार, पीछे बचा 3, 5 35, 7 पंजे 35, 17 का भाग 17 में 1 बार, तो 510 बराबर 2 × 3 × 5 × 17। और यहाँ 92 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 12, तो 6 बार, फिर से 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, और 23 एक अभाज्य संख्या आ गई तो 23 का भाग 23 में 1 बार। तो यहाँ लिख दें हम 92 बराबर 2 × 2 × 23। ठीक है, अब सबसे पहले निकालें मैसेप है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो कॉमन है उसी को लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए केवल 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मैसेप है। इसी प्रकार से लेसेप है, यहाँ आप इसको 2 × 3 × 5 × 17, और इसको हम 2 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं, ये 2 बार है, इंटू में 23। तो लेसेप के लिए क्या होगा? जो अधिकतम घात है उसको लेना है, तो अधिकतम घात 2 की 2 बार है, 3 की 1 बार है, भले ही नीचे नहीं हो आपको ऊपर वाली ले लेनी है, 5 भी लेनी है, 17 भी लेनी है और 23 भी लेना है। ये सारे फैक्टर अपने ले लेंगे, इनको गुणा कर दें, 2 की घात 2 का मान 4 गुणा, इनको गुणा कर दो, 3 × 5 कितना हो गया? 15, इनको भी गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? देखिए 17 × 3, 17 × 51, पीछे बचे हासिल के 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 15 × 4 करोगे तो 60 × 391, पीछे ये देखो मैंने 0 रख दिया। ठीक है, अब 6 से गुणा कर रहा हूँ, इकाई का अंक 6 को 1 से गुणा किया 6 बार, 6 × 9, 9 × 6 54, हासिल का 5, 6 × 18 और 5 23, तो ये आया है 23,460। ठीक है, ये है। अब इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है, हमारी पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है, एचसीएफ आपने निकाला है अभी 2, और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त वो है 23,460। तो हमारा सूत्र क्या कहता है? 2 संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, चाहे आप हिंदी में लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, लेसेप है 23,460 और एचसीएफ कितना आया? 2। तो 2 × 0, 2 × 6, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920।
अब इनको भी आप जब गुणा करेंगे, वेरीफाई कर लेना, ये भी कितना जाएगा 46,920, और ये आंसर दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले ले। अगला देखते हैं इसका तीसरा भाग, सेकंड का थर्ड, जो दे रखा आपके 336 और 54, इन दोनों संख्याओं का 336 का अभाज्य गुणनखंड करें, फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 का भाग 3 में एक बार, पीछे एक शेष बल, 1 3 13 हो जाएंगे, तो 6 बार, पीछे 1 6 18, 8 बार, 8 दूनी 16, 18 नहीं 16 हो जाएंगे। फिर 2 का भाग 8 बार, यहाँ पे 4 बार, फिर से 2 का भाग 42, फिर 2 का भाग 21, फिर 3 का भाग 7 बार, और 7 का भाग 7 में 1 बार। 54 में 2 का भाग 27 दूनी 54 होता है, 2 का भाग 5 में 2 बार, पीछे बचा 1 4 14, 2 का भाग 14 में 7 बार। फिर 3 का भाग 27 में 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार। तो 336 को 2 की घात 1 2 3 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, जबकि 54 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 3। तो इनका में से पे जो न्यूनतम घात वाला जो पद है 2 की घात 1 और यहाँ 2 की घात 4, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 की घात 1। साथ में 3 की घात 1 और 3, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन आया, 3 की घात 1। 7 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका में से पे आ गया 6। अब लैसे पे के लिए अधिकतम घात लेनी होगी, तो 2 की घात अधिकतम कितनी है 4, 3 की अधिकतम घात कितनी है 3, और 7 को भी लेना नहीं भूलेंगे। तो 2 की घात 4 का मान होता है 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 3 की घात 3 यानी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 करेंगे तो 27, और इंटू में है 7। इनको आप गुणा कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 3024। ये आपके लिए मैं मल्टीप्लाई छोड़ रहा हूँ। अब करना क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका HCF गुणा LCM। HCF इंटू LCM करें या LCM इंटू HCF करें, बात एक ही है, क्रम विनिमयता होती है, A इंटू B कहो या B इंटू A। पहली संख्या कितनी है 336, दूसरी संख्या 54, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 6, और LCM कितना है 3024। अब इनका गुणा कर लेना, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आंसर कितना आता है, ठीक है। ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर। इसका मतलब अपन ने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, सेम 12, 15 और 21, इनका आपको केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, और उसके बाद उसका HCF और LCM भी निकालना है। तो देखिए ये तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं, तो इनमें से मैं आपको 3 में से एक करवा दूंगा। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 का भाग 3 में 1 बार। तो 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड आप सबसे पहले 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, तो 15 को हम 3 गुणा 5 के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से 21 जिसमें 3 का भाग 7 बार जाएगा और 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा, तो 21 को हम 3 इंटू 7 के रूप में लिखेंगे। तो इनका में से पे जो हैगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आप देखिए, 2 की अधिकतम घात न्यूनतम घात कितनी है ही नहीं, तो कॉमन क्या आ रहा है सब में
3 आ रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 की घात 2, 3 की घात 1, और ये तो वैसे ही रहेंगे। जबकि लैसे पे आपको निकालना हो तो आपने अधिकतम घात सेलेक्ट करनी है, तो 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की अधिकतम घात सब में ही देखो 1 ही है, फिर 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। तो 2 की घात 2 का मान 4 इंटू 3 इंटू 5 15 इंटू 7, 15 इंटू 4 60 इंटू 7, 7 इंटू 6 करेंगे तो 42, पीछे लगा देंगे 0। तो ये आ जाएगा लैसे पे और मैसे पे। आई होप इसका सेकंड और थर्ड आप खुद कर लेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। 17, 23 और 29, ध्यान रहे ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें केवल यहां पे 23 आ जाएगा, स्वयं का ही भाग जाता है ना। तो यहां लिख सकते हैं 17 को आप लिखोगे 17, इसका भाज्य गुणनखंड, इसके गुणा में 1 लिख सकते हैं। 23 को आप लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं हम 29 इंटू 1। तो आप देखने से पता लगा सकते हो 3 अभाज्य संख्याओं का में से पे, 3 ही नहीं, चाहे कितनी भी अभाज्य संख्या है, आप 3 को हटा भी सकते हैं, का में से पे सदैव कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही है, 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और इनका जो लैसे पे होगा वो इन तीनों का गुणा हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका जो गुणा है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मिलान कर लेना, मैच कर लेना, ठीक है, समझ में आ गई। अगर 3 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो 3 अभाज्य संख्याओं में तो आप देखते हैं कोई भी कॉमन संख्या आने वाली है नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 हमेशा कॉमन होगा, और वो उसका क्या हो जाएगा, में से पे, और इन तीनों को गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका लैसे पे। क्लियर है, इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा। इसका थर्ड भाग जो है वो है 8, 9 और 25, यहां नोट ही कर लो, ये एक तरह का आपको होमवर्क है, फटाफट से नोट करना। 8, 9 और 25, ये इसका कौन सा भाग है, तीसरा। 8, 9 और 25, इनका आपको लैसे पे और मैसे पे निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। ये आपके मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दे रखा है 4, क्या करना है आपको, में से पे दे रखा है किसका, 306 और 657 का, वो है 9। तो आपसे पूछा गया इन दोनों संख्याओं का लैसे पे कितना होगा। यानी हमारी 2 संख्याएं आ गई, दोनों संख्याओं का में से पे आ गया, और अब हमें निकालना है लैसे पे। यानी कि हमने जो पढ़ा हुआ है 2 संख्याओं का गुणा बराबर लैसे पे गुणा में से पे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध किया था, ठीक है। तो 2 संख्याएं हमारी, इसमें 306 और 657, लैसे पे जो अपने को ज्ञात करना है, और में से पे का मान 9 है। तो यहां से लैसे पे हमें निकालना है, तो ये 9 गुणा वाला कहाँ आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा। 9 का भाग दीजिए, 9 का भाग जाएगा 3 बार, 9 3 27, पीछे बचे 3, 6 36 हो गए, 9 चौके 36। तो 34 को 657 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा इसका लैसे पे। तो इन 2 संख्याओं का 306 और 657 का जो लैसे पे है वो आ गया है आपके 22,338।
इनको आपको गुणा करके ये आंसर चेक करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, इसका क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम प्रूफ कर चुके हैं कि 6 की घात n क्या कभी शून्य पर समाप्त होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो केवल 2 × 3 के रूप में है, यानी यहाँ पर 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। अब डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है। एक्सप्लेन करना है अपने को 7 × 11 × 13 + 13, एक तो ये, और एक और है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इन दोनों संख्याओं के बारे में पता करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का मतलब होता है ये दोनों अपने को प्रूफ करना है कि भाज्य है। तो भाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी और का भी भाग जाए, यानी कि उनके गुणनखंड के रूप में यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर हो तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो आप देखने से पता लग रहा है इन दोनों पदों में कॉमन कौन आ रहा है? 13। तो 13 का भाग देंगे तो यहाँ पर 7 × 11, यहाँ से 13 कॉमन आ गया, प्लस 13 का भाग 13 में एक बार। तो ये जो संख्या है 7 × 11 × 13 + 13, ये जो भी है इसके कितने गुणनखंड आए? 3 गुणनखंड है। एक स्वयं तथा जो कॉमन आया वो है 13। तो ऐसी संख्या जिसके 3 गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या होती है? भाज्य। जिसकी 3 गुणनखंड होते हैं वाली संख्या जो है वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? 5 गुणनखंड के रूप में कॉमन आ रहा है। तो यहां हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 का भाग 5 में एक बार, यानी ये जो भी संख्या है तो इस दी गई संख्या के 3 गुणनखंड इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? स्वयं है, एक है, और इसमें कॉमन कौन आ गया? 5। अतः यह कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। आई होप यहां पे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, भाज्य के लिए आपको एक कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वो संख्या स्वयं तो होती है, एक है, तो एक और स्वयं का भाग जाता है वो तो होती है अभाज्य संख्या, क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे ही 2 के अलावा तीसरा फैक्टर आ गया तो वो अभाज्य की जगह क्या हो जाएगी? भाज्य। अब इस प्रश्नावली का अपना लास्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि एक सर्कुलर पार्ट है, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। इसमें एक चक्कर में सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय वो है 18 मिनट, और रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा है वो है 12 मिनट। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि मान लीजिए वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो बताइए वह न्यूनतम समय, वह कम से कम समय बताइए जब वो दोनों, देखिए दोनों का समय अलग अलग है, इसका मतलब उनकी स्पीड आगे पीछे होगी, रवि आगे जाएगा फिर सोनिया पीछे रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सोनिया और रवि दोनों एक ही जगह पर वापस होंगे, तो वो आपको न्यूनतम समय निकालना है। इसका मतलब अपन को इन दोनों का क्या निकालना है? लय पे निकालना है। किसका? 18 और 12 का। तो क्या हो जाएगा? 18 में 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार,
फिर से 3 का भाग 3 में एक बार, 12 का भाज्य गुणनखंड कर ले, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। तो इनका निकालना है अपने को लसागु पे। तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन कौन आया, यहाँ पे आप लिखें 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 की घात 2, 12 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 × 3 की घात 1। तो लसागु में क्या होता है, जो अधिकतम घात है उसी को लेना होता है। तो 2 की अधिकतम घात है 2 और 3 की अधिकतम घात है 2, यानी 2 की घात 3 का मान कितना हो गया 8 और 3 की घात 2 का मान कितना हो गया, यहाँ 2 की घात अपने को 2 लेनी होगी ना, 2 की 2 किया जाएगा 4, 9 × 4 करेंगे तो 36। तो आप कह सकते हैं 36 मिनट बाद सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं और कंटिन्यू जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।